गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखते बैठे आप लोग को बताया था कि आप लोग स्टडी करके आओगे, रीडिंग डाल कर आओगे, समझो या नहीं समझो बताया था हमने कि आप रीडिंग डाल कर आना। क्या? तो बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो आज बताऊंगा आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल है क्या। ठीक है, इसके पहले का टोटल क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए आपको। एनसीईआरटी का भी टोटल ऑब्जेक्टिव जितना आपको मिला है, आरएसएस स्कूल के द्वारा जितना भी ऑब्जेक्टिव मिला है, असाइनमेंट मिला है, वो भी सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो अब डिस्कस हम लोग करते हैं से और सबसे। सेल और सबसे। ठीक है, अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो सेल हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में k होता है, k में इसमें क्या होगा? सबसे s, राइट? क्लियर? s n इक्वल टू अगर 2 रखते हैं a, n इक्वल टू 3, इस तरह से n इक्वल टू 4, 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट आप रखते जाओ, आप कैलकुलेट करते चलेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं पे n इक्वल टू 1 तो k l m n o p। ओके, यहां क्या हो जाएगा बेटे? सब सेल में बताएंगे s 1 p 3 d 5 f 7 g 9 h 11। ओके, क्लियर? बोर्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बोर्स, तो सबसे पहले अब देखते हैं पहले कि जनरली क्या होता है ना कि n1 से लेकर के n4 तक, ध्यान देना बेटे आप, n1 टू n4 तक। नाउ ओनली वी सो या वी स्टडी, नाउ ओनली वी स्टडी। हम लोग क्या करते हैं, हमारा केमिस्ट्री इतना ही भी काफी है। नाउ ओनली वी स्टडी कहां? तो n1 टू n4 तक। ठीक है, इसके आगे यूज भी नहीं होता, और ना हम लोग करते हैं ना आगे यूज है इससे। तो ये बोर्स थ्योरी क्या था? देखिए ये न्यूक्लियस हो गया बेटे। ठीक है, वो क्या था अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी? देखिए ओके, n इक्वल टू 1 k l m and so। ठीक है, ये कौन मूव कर रहा है? इस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कैसा पाथ है बेटा? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, राइट? हम आपको पीछे बताया था आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम इसका टू क्या होता था? mvr इसका टू nh अपॉन 2 पाई। याद रखना, पीछे भी हमने बताया था द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई, राइट? यानी n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट। आप देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कि कुछ पॉइंट है जिसको नोट करना है बेटा आप लोगों को। पॉइंट क्या है मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस on a circular path। Okay, they contain a stationary state। they contain a stationary
state. Okay. Number 2, when electron jumps, second point, when electron jumps from हायर एनर्जी लेवल, आपको पता था ना कि ऑर्बिट में लोअर होता है और लोअर ऑर्बिट होता है, हायर ऑर्बिट होता है। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, then they release energy which is known as emission energy. Emission in space. थर्ड पॉइंट क्या है कि व्हेन हमने क्या देखा, हायर से अब लोअर से देखते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन या व्हेन लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप्स into high energy, and they show absorption spectra. Okay. Fourth point, radius energy, velocity calculated by Bohr's atomic model. थोड़ा ध्यान दें। पॉइंट 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है ऑन ए सर्कुलर पाथ। दे कंटेन अ स्टेशनरी स्टेट। वो कैसा स्टेट रखता है बेटे? स्टेशनरी स्टेट। सेकंड पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर लेवल एनर्जी, देन दे रिलीज एनर्जी। तो एनर्जी क्या करेगा? वो रिलीज करेगा। हायर से लोअर में जब आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। याद रखना, उसी को हम लोग बोलते हैं इमिशन इन स्पेक्ट्रम, जिसको डिटेल में भी पढ़ता हूँ, जिसको डिटेल में मैं भी बताता भी, आप लोग ध्यान से सुने। थर्ड पॉइंट है हमारा कि when low energy jumps, when low energy electron jumps into higher, अब लो से कहां जंप कर रहा है? हायर की। लो से कहां जंप कर रहा है बेटे? हायर की ओर। तो एट दे शो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो क्या शो करेगा वो? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और फोर्थ क्या सिखाऊंगा आपको कैलकुलेट करने के लिए? कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब कैलकुलेट करने के लिए सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब मैं ध्यान से देखें यहां पे न्यूक्लियस ऑर्बिट जो कि सर्कुलर पाथ होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चारों तरफ बेटे। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बड़ा ध्यान से देखना इसको थ्योरेटिकल वे में, कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो आपने कभी सोचा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर चला जा रहा है? मीन्स आप ऐसे नॉर्मल में वे में सोचो कि बेटे जो अर्थ है मूव कर रहा है,
अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ मूव कर रहा। कभी आपने सोचा कि अर्थ जो है क्यों नहीं कभी गिर जा रहा है सूरज में? या ठीक है सूरज की ओर नहीं गिर रहा है, तो सूरज की बाहरी क्यों नहीं गिर रहा? वो उसी पाथ पे क्यों चल रहा है? क्यों नहीं गिर जा रहा है? हम लोग खाना खाते हैं सब, तो 2 दिन नहीं खाओगे कोई एनर्जी डाउन हो जाता है, उसे एनर्जी कहां से मिल रहा है? अर्थ तो मूव कर रहा है। या कभी आपने सोचा कि आपके पेरेंट्स, दादा हो, दादी हो, पहले के जमाने में भी उतना ही समय में अर्थ मूव करता था जितना समय में आज मूव कर रहा है? पहले भी रात उतना ही का होता था, दिन उतना ही का होता, आज भी वही हो रहा है। कभी आपने सोचा कि ये अर्थ क्यों नहीं गिर जा रहा है सूरज में? जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो सोच रहा है ऐसा क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन इधर गिर गया, या इधर क्यों नहीं गिर जा रहा है, इसी पे मूव क्यों कर रहा है? क्या बात है भाई? उसे एनर्जी कहां से मिल रहा है? हम लोग को 2 दिन खाना नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? अरे भूख, धीरे धीरे एनर्जी क्या होता जाता है, लॉस होता चला जाता है। तो यहाँ पे हमारा कहना क्या है, तो वो कहां से मिलता है? तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है बेटे? फोर्स अप्लाई। उसे बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF, उसका फॉर्मूला होता है JD²/R²। इसको मान लिया इक्वेशन। ठीक है, याद रहेगा ना? तो हमारा कहना था कि जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो क्या देखा हमने कि 2 तरह का फोर्स अप्लाई होता है। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या फॉर्मूला हमने बता दिया बेटे कि JD²/R²। ठीक है। एक होता है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स CPF। CPF इक्वल क्या होगा? तो mv²/r। क्या होता है? mv²/r। फिजिक्स में भी आप पढ़े होंगे। ओके, ठीक है ना? तो एट अ स्टेशनरी स्टेट में ये दोनों क्या हो जाता है? इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्या फिजिक्स में आप पढ़े होंगे। सेंट्रीपिटल में क्या होता है? फोर्स अंदर की ओर लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल में कहां लगता है बेटे? बाहर लगता है। तो सेंट्रीपिटल यानी कि जितना कसते, जितना ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो ये न्यूक्लियस उसको खींच रहा है अपनी ओर, अंदर की ओर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो जितना कसकर ये खींच रहा है न्यूक्लियस, उतना ही से बाहर वाला खींच रहा है ऑर्बिट। पास में ना ये उसी तरह से जब अर्थ मूव कर रहा है, पृथ्वी मूव कर रही है, तो पृथ्वी को सूरज खींच रहा है, उतना ही एनर्जी से पृथ्वी को बाहर वाला भी फोर्स खींच रहा है। इस कारण क्या होता है? पृथ्वी न सूरज में गिरता है न बाहर गिरता है। नहीं तो अगर सूरज गिर जाए, नहीं तो पृथ्वी किस में आ जाएगा? धीरे धीरे सूरज में आ जाता, और क्या हो जाता है? कोलैप्स हो जाता है। आप खुद ही देखो, मई और जून के मंथ में आप धूप में 1 मिनट खड़े नहीं रह सकते। और सोचो अगर पृथ्वी चला जाता कहां बेटे? सूरज, तो क्या हो जाता? जल जाता। लेकिन देखो कैसा फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और स्टेशनरी में दोनों क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों इक्वल हो जाता है। ओके, तो दोनों क्या हो गए बेटा? इक्वल। तो पुट कर लो, फर्स्ट वाले का क्या था? JD²/R² इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है ना? कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है? अकॉर्डिंग टू, आप जानते होंगे, अकॉर्डिंग टू बोर्स एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्या होता था बेटे? बताया था ना, mvr = nh/l
2 पाई, यानी v इक्वल टू क्या हो गया बेटे बता सकते हो, NH अपॉन 2 पाई mr। ओके, इसको भी इक्वेशन मान लो, ठीक है। यानी इसको क्या कर लो ना बेटे, जो हमने अभी ये बताया ना, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, तो इसको मान लो इक्वेशन फोर्थ। ओके, अब जो ये v का वैल्यू है बेटा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, यहां पे पुट कर दे। बात समझ आ रही है? तो चलो मैं उधर मिटा दे रहा हूं, देखता हूं फिर आगे। देखिए यहां हो गया v इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m, फोर्थ हो गया। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन थर्ड, v का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड। ओके, तो देखिए कैसे करते हैं पुट करने के बाद। पुट कर लोगे, आप लोग भी कर लोगे। क्या हो गया बोलो, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ई एम, थर्ड है इक्वेशन आपके पास, हाँ ए, v का है उसको स्क्वायर कर देंगे, यानी NH अपॉन 2 पाई एम बी एम, NH अपॉन 2 पाई एम। हो गया। ओके, इसको क्या कर लेंगे, होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम अपॉन आर, बोलो बेटे एन एच अपॉन 2 पाई एम बी स्क्वायर। यानी क्या कर लिया कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ v, v के वैल्यू को हमने क्या कर लिया, पुट कर दिया। ओके, इन इक्वेशन थर्ड में, तो ये आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम अपॉन आर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर कट गया बेटे, और क्या कट गया, एम से एम कट गया है। ओके, यानी क्या आ गया, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन बोलो जेडी 4 पाई स्क्वायर है, बोलो। ठीक है, अगर इन केस प्रूफ करने के लिए आ गया तो आप कर लोगे। ओके, यानी आर स्क्वायर तो निकल गया ना, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन जेडी इंटू 4 पाई स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर ही कर लो, क्या आर क्या है, रेडियस ऑफ किसका बेटा, ऑर्बिट का, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, यानी एन इक्वल टू 2 3 इस तरह से कर लोगे, हो गया। और एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, पीछे भी बताया था आपको, पीछे प्रीवियस क्लास में एच का वैल्यू क्या होता है बोले थे, याद रखना हर में भी। एच इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट हो गया बेटे। ई क्या है, ई इक्वल टू क्या है बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब इस तरह से नंबर ऑफ ऑर्बिट मालूम हो गया ना, एन इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, जनरली फर्स्ट सेकंड थर्ड ही तक पूछता है। ये जनरली क्या होगा, ये तो पूछेगा आर इक्वल टू, ये थर्ड तक के पूछेगा। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल बनाने से पहले यहाँ देखना, इसको हम जब यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में आपको दे दे रहे हैं, ये भी हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म।
r इक्वल टू, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। r रेडियस निकालना होगा, ये दिया रहेगा क्वेश्चन। ये क्या है, तीनों कांस्टेंट है। प्लांक्स कांस्टेंट फिक्स होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। तो जब फिक्स करके कैलकुलेट किया ना तो आया था 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जे। ओके, ये जो होगा एंगस्ट्रम में, ठीक है। अब बस आपके लिए तो आसान हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट तो फर्स्ट, सेकंड सेकंड, थर्ड, जिसका कह रहा है इनपुट करो। जेड क्या है, अभी बताया था कि एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो सा एटम दिया रहेगा, उसके अनुसार हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और निकाल लेंगे, राइट। अब हमारा है इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, और इस पे जनरली न्यूमेरिकल जो आता है ना बेटे, वो क्या होगा कि बड़े बड़े न्यूमेरिकल रहेगा। कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कि 2 मार्क्स का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। इसमें जब आएगा तो 3 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स, दैट डिपेंड अपॉन क्वेश्चंस। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने मार्क्स का है, पहले ध्यान से देखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कर रहा है कि एक बॉल जो मूव कर रहा है, बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्वेश्चन मूव कर रहा है और उस बॉल का वेट, मास 200 ग्राम है। ध्यान रखना, एक बॉल मूव कर रहा है, उसका मास कितना ग्राम है बेटे, 200 ग्राम। और जो मूव कर रहा है ना, यानी इसका बॉल जब मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी भी दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, वेलोसिटी 5, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड या जो भी है दिया हुआ, 5 मीटर पर आवर जो भी दे। बॉल का वेट 200 ग्राम, मूव कर रहा है वो इतना वेलोसिटी से, तो कह रहा है कि भाई लेम्डा क्या होगा। ओके, समझ में आई बात, क्वेश्चन समझ में आई या नहीं आई। अभी हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या, लेम्डा इज इक्वल टू, देखिए मूव कर रहा है यानी कि ब्राउलिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन है, और लेम्डा निकालने के लिए कह रहा है तो लेम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन m इंटू v। ओके, h क्या हो गया, प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है h, प्लांक्स कांस्टेंट है, तो h इक्वल टू हम क्या बोले थे कि जनरली क्या लोगे, h इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻30। अब क्या हो गया, 6.625 इंटू 10⁻34 अपॉन क्या हो गया 200 इंटू 5, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो नियर अबाउट 10⁻30 सॉल्व करोगे, आपका काम है इसको सॉल्व करो, ठीक है। 10⁻30 के आसपास आएगा, ठीक है। तो अब जितना भी मॉड्यूल, ध्यान से सुनिए, जितना भी मॉड्यूल आपको दिया गया है स्कूल में या मैं भी या आरएसएस स्कूल के द्वारा जितना भी दिया गया है, वो सभी को क्या करेंगे, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, जितना आप सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो हमें पूरा उम्मीद है कि अब आप लोग सॉल्व कर दोगे, ठीक है। यही होगा, किसी में लेम्डा पूछेगा, किसी में भी पूछेगा, तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। देखते हैं आगे इसमें क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें एप्लीकेशन, कहां कहां इसका यूज होगा, एप्लीकेशन, ठीक है। देखिए क्या होता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओके, रेडियस। ध्यान रखना, रेडियस क्या आया था, n² h² n²
h स्क्वायर अपॉन z a स्क्वायर 4 पाई m। ओके, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडियस डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल 1 अपॉन मास। ओके, ये भी होता है। देखो सब फॉर्मूला को कलेक्शन कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। आप फटाफट बनाओ घर पे ले जा करके। आर इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 0.529 इनटू n स्क्वायर अपॉन z। क्लियर, ठीक है। अब एक कंसेप्ट देखिए, ए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है बेटे, Z इक्वल टू 1। अभी हमने पढ़ा था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, अभी पता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, बोलो। R फर्स्ट के लिए, R सेकेंड के लिए, R थर्ड के लिए, यानी क्या हो जाएगा 1:4:9। यानी कि जितना भी हमने पीछे आपको प्रूव कर दिया था, R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z d स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, सॉल्व करके बताया था आपको कि इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिखते हैं। पीछे भी बताया था R इक्वल टू 0. R इज इक्वल टू क्या बताया था हमने, n स्क्वायर इनटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। लेकिन ये ध्यान रखना, ये ओनली यूज करेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव पर्पस से, नहीं तो अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में तो हम लोग ये यूज करेंगे। 5 मार्क्स में आया तो अगर आप नीट आईटी पे सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ पे ये यूज कर लेना सीधा सा। अगर जेड यूज हो रहा है इसके जस्ट पीछे ये यूज कर लेना। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट जैसे ही कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि अगर जेड यूज हो रहा है, एटॉमिक नंबर यूज हो रहा है, किसी पार्टिकुलर एटम का यूज हो रहा है तो ये यूज करेंगे। अगर जेड एटॉमिक नंबर यूज नहीं हो रहा है बेटे तो ये यूज करेंगे। अगर 5 मार्क्स का बोर्ड में दे रहे हो, पेपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो फिर ये यूज करेंगे। यानी तीनों का कंडीशन हमें बता दिया। क्वेश्चन का वेरिएशन तो किस तरह से होगा ये हमने बता दिया। इस तरह से आप सब कैलकुलेट कर लो, राइट। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे, तो ये देखा। एक क्वेश्चन और है बी, सेकंड देखेंगे। ये हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का बात किया हमने। अब हमारा क्वेश्चन है कि सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम। देखते हैं, ठीक है। रेस्ट कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें क्या कर लेंगे, रेडियस ऑफ h अपॉन Li2 प्लस, राइट। क्लियर। यहाँ क्या हो जाएगा, शॉर्टकट में हमने क्या बताया था 0.529 into 4/1 अपन इसके लिए क्या हो जाएगा 0.529 into 8/3। सॉल्व करो बेटे तो नियर अबाउट आएगा 4:3। तो अब जिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, जितना क्वेश्चन करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद हमारा कंसेप्ट है कि हमारा एप्लीकेशन था कि बोस का कहाँ पे यूज करेंगे। उसमें हमने 3 कंसेप्ट आपको बताया था कि फर्स्ट में क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो स्पेक्ट्रा का फॉर्मेशन होगा। कहां से कहां जंप करेगा बेटे, या तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर टू लोअर, नहीं तो लोअर टू हायर। थर्ड में हमने क्या बोला था कि कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस हमने पीछे प्रूव कर दिया था, प्रूव करने के ये निकाला था। लेकिन ध्यान रखना कि अब जो है प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में नहीं आता, और आईटीडी में तो प्रूफ तो आता ही नहीं। यानी बोर्ड में भी, बोर्ड पर्पस से भी 11th में आपको प्रूफ करने के लिए नहीं आता। उससे अच्छा वो क्या करता है कि न्यूमेरिकल दे देगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो अब इसके बाद हम लोग इसका बोर्स का एप्लीकेशन जो हो गया वो क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करोगे। बहुत सारा क्वेश्चन हमने करवा दिया, इसके आप सॉल्व करो। नेक्स्ट में 1 2 3 थर्ड फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम। आपको
पीछे बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो हमने बताया था mvr nh अपॉन 2 पाई। उसको हमने पीछे अच्छी तरह से बताया था बेटे, फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। एक बार जो बच्चे बाद में आए वो देख लेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इसमें कुछ मास होता है बेटा, v वेलोसिटी से मूव करता है, ओमेगा एंगल बनाता है, न्यूक्लियस से ऑर्बिट के बीच रेडियस होता है, और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम काम करता है। क्या होता है फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का? उसका कंसेप्ट है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट एंड डिवाइडेड बाय nh अपॉन 2 पाई। n क्या हो गया? ऑर्बिट हो गया। h क्या बताया था अभी बेटे, कुछ देर पहले भी दिखा दिया था। h क्या होता है? कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या बेटा? वेलोसिटी, और क्या? रेडियस। यहाँ पे जरा बताओ, एक क्वेश्चन यहाँ पे राइज करता हूँ, हालांकि रिलेटेड टू फिजिक्स से। आप कुछ देर के लिए इमेजिन करो एंगुलर मोमेंटम को, मैं इमेजिन करा रहा हूँ। आप लोग देखोगे मेले वगैरह में एक झूला होता है, ऊपर ऊपर गोल गोल घूमते हैं इस तरह से, याद आ गया होगा। तो उसको बहुत सारा 1 2 3 4 इस तरह से बैठ करके मूव करते हैं, ठीक है। आप देखना है ध्यान से, जब इस तरह से मूव कर रहा है तो आप बैठे हो उस समय इस पोजीशन आपका ये। आप कुछ देर की इमेजिन करो कि भगवान ने करे ऐसा हो, वो झूला यहाँ पर आकर के ब्रेक कर ले, तो फिर क्या नीचे तो आओगे, लेकिन किस तरह से आओगे? पहले आप ऊपर जाओगे, क्योंकि वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो पहले ऊपर जाओगे फिर गिरोगे। तो ये देखिए एंगल बनाया। सेम केस यहाँ पर भी, अगर झूला गलती से यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो किधर जाओगे बता सकते हो? अगर झूला यहाँ पे ब्रेक कर गया, उस पे बैठे हो, आप किधर जाओगे? इधर आकर गिरोगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया बेटे? रेडियस, मास, v वेलोसिटी, एंगल थीटा या ओमेगा जो। अब बताओ अगर झूला यहाँ ब्रेक कर गया तब कहां गिरोगे मालूम है? नीचे। फिर रेडियस, मास, वेलोसिटी, v ओमेगा। अगर झूला ब्रेक यहाँ किया बता सकते हो? जरा सोचो तो, अगर यहाँ ब्रेक करेगा तो कहां गिरेगा? आप लोग सोच रहे हो सब नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। मूव कर रहा है बेटे तो तुम इधर आके गिरो, यानी यहाँ भी रेडियस है, मास, वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है। अब बता सकते हो इसमें सबसे ज्यादा चोट कहाँ पे लगेगी? अगर इसमें से यहाँ से गिरोगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, बता सकते हो? तो देखिए सबसे ज्यादा यहाँ से लगेगा, क्योंकि जिस वेलोसिटी से जा रहा है, जिस वेलोसिटी से वो नीचे आएगा, प्लस यहाँ से झूला टूटेगा, वो वेलोसिटी दोनों ऐड होगा, यहाँ पे ज्यादा आपको। तो एंगुलर मोमेंटम यहीं पे वर्क करता है। यानी एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे, झूला छोटा है या बड़ा है। अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ये था 1, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट ये रहा, अब बताओ झूला कितना बड़ा हो जाएगा? अब पुट करो रेडियस r, v वेलोसिटी पुट करो। फिर थर्ड केस के लिए भी इस तरह से निकालो। तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और तो एप्लीकेशन नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे कि एप्लीकेशन नंबर 2 में एंगुलर मोमेंटम यूज करेंगे। थर्ड, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, क्वांटम नंबर। ठीक है ना? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर बताया था आप लोग को पीछे, जस्ट 2 क्लास पहले बताया था बेटे, याद होगा। 4 क्वांटम नंबर n, l, m, s। ठीक है। मैग्नेटिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। अब दोबारा इस पर डिस्कस नहीं करूंगा। हमारे हिसाब से मैं पर्सनली आप देखना कि जो बताया था, जितने भी आरएसएस के स्कूल के बच्चे हो, उसमें मैंने आप लोग को बताया था मीट वीडियो को उसमें। और मैं पर्सनली देखना उस पे मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप देखना कि मैं करवाया हूं क्वांटम नंबर पे नियर अबाउट 30 to 40 क्वेश्चंस बोर्ड पे। अब आपका प्रश्न तो बनता है 30 से 40 क्वेश्चन मैं क्वांटम नंबर का करवाया हूं, A to Z करवा दिया हूं। आईटी में 30 साल आया, उस पर डिस्कशन कराया हूं। तो 30-40 जब मैं करा रहा हूं तो आपका फर्ज है कि आप भी कम से कम उसमें 100 पॉजिटिव क्वेश्चन खुद करें। ये ऐसा नहीं कि मैं लिख कर दूं कि हाँ ये होमवर्क है तो आपको पूरा करना है, ऐसे कुछ नहीं होनी चाहिए। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है?
मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट में नेक्स्ट हम आप लोग को बता रहे हैं कि जब वहां पे बताया था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम याद आया, हमको बताया कि एस ऑर्बिटल का, पी का, डी का और एफ, उसके लिए एक ही तो फॉर्मूला था, क्या करते हैं अंडर रूट एल, एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई। जिसको याद होगा वो शायद जरूर बताओगे, उसको मैंने ये भी बताया था, एल, एल प्लस 1 याद बताया थे, एच स्टार लगा देना। यानी क्या बोले थे कि एच स्टार का मतलब एच अपॉन 2 पाई होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये देगा तो वहां पे लगेगा रे, सब तो बताए बात वही है। तो पी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है आप निकाल लोगे, ठीक है। ये पी ऑर्बिटल में आप लोग बोले थे ना कि एस ऑर्बिटल में का वैल्यू क्या होता है 0, पी का 1, डी का 2, एस का 3, इस तरह से आप निकालो। ओके, तो यहां पर क्या कर लो, बोलो एल इक्वल टू मालूम नहीं है, तो एल इक्वल टू हमने क्या बोला था एल माइनस 1। ओके, अगर सेकेंड ऑर्बिट का क्या है तो बेटे क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 1, यानी क्या हो गया, इस पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 2 एच अपॉन 2 पाई, बस ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम पी सेल के लिए क्या हो गया, 3 के लिए क्या हो गया 3h अपॉन 2 पाई। अब किसी का भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। तो अब कितना एप्लीकेशन हमने देख लिया, 3-4 एप्लीकेशंस देख लिया। अब नेक्स्ट देख रहा हूं इसमें बेटे, पीछे आप लोग को बता दिया था। अब जो आप अभी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास जो कर रहे हैं हम लोग, उसमें कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी बताऊंगा। इसके पहले क्या होता था याद है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ओके बेटे, हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए, एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर, एप्लीकेशंस, बोर्स का एप्लीकेशंस, इस तरह से रेडियस कैलकुलेशंस के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा एनर्जी क्या है, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मेन चीज बाकी है। तो अब नेक्स्ट क्लास में यह स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटे, ओके।